बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में मैं आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपको भी कोई इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है, 8243-475-1718 पर आप कॉल कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, शुरू करते हैं इस वीक की अपडेट्स के साथ और चंद अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली जो अपडेट, जो सबसे बड़ी अपडेट है इस वीक की, शायद आपने देखा होगा, मैंने अपने फेसबुक पर भी ये शेयर किया था कल, कि जो हमारी होम सेक्रेटरी है सुहेला ब्रेवरमैन, उसने ऐलान किया है कि वो नए रूल्स लेके आ रही है। आइडियली जनवरी 2024 में वो लेके आएगी ये नए रूल्स। और वो क्या है? मेनली कि वो नेट माइग्रेशन को वो स्टॉप करना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं। और वो किस तरह करेंगे? जो स्टूडेंट नंबर्स हैं उसको वो कम करना चाहते हैं। और उन्होंने जो ऐलान किया है वो ये है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपने डिपेंडेंट्स को अब नहीं बुलवा सकेंगे फ्रॉम द न्यू ईयर। अभी जो रूल्स हैं कि अगर आप एक डिग्री कर रहे हैं, आप अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को। अंडर द न्यू रूल्स जो वो प्रपोज कर रही हैं, उसमें आप एक शर्त में आप बुला सकेंगे, वो है कि अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर ही जाके आप अपने वाइफ को या अपने फैमिली मेम्बर्स को बुला सकेंगे, अदरवाइज नो। क्योंकि जो डेटा होम ऑफिस ने पब्लिश किया है, उनका ये कहना है कि 2019 में 16,000 डिपेंडेंट्स आए थे यूके में। अब 2020 में 136,000 डिपेंडेंट्स आए हैं यूके में। सो इसको वो कम करना चाहते हैं। और हमने अब ये भी देखा है कि जो हमारे एजेंट्स हैं पाकिस्तान, इंडिया में, वो ये कह लें फेक मैरिज करवा के साथ डिपेंडेंट्स जोड़ देते हैं। और होम ऑफिस को भी इस चीज़ का पता लग गया है और इसलिए वो ये डिपेंडेंट नंबर्स को अब कम कर रहे हैं। सो ये एक फर्स्ट चेंज जो सुहेला ब्रेवरमैन है वो लेके आना चाहती है इन द न्यू ईयर। दूसरा जो चेंज वो प्रपोज कर रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप वर्क रूट्स में स्विच नहीं कर सकेंगे। पहले भी ये होता था जब ब्रेक्सिट से पहले, कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की, आप स्विच नहीं कर सकते थे। पर जब नए रूल्स आए, इन्होंने थोड़ी सी रिलैक्सेशन कर दी इसमें, और अगर आपने डिग्री नहीं भी कंप्लीट की थी, आप स्विच कर सकते थे। अब जो ये नए रूल्स ये लेके आना चाहती है, अगर आप अपनी डिग्री नहीं कंप्लीट करते, आप वर्क रूट्स में स्विच नहीं कर सकेंगे। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है अगले साल, या अगर आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे और आपको वो 60 डे का लेटर नहीं मिला, मेरी एडवाइस आप सबसे होगी कि फौरी तौर पर आप स्विच कर लें, ताकि जनवरी से पहले पहले जब आप नहीं कर सकेंगे। जो तीसरा जो प्रपोजिशन वो कर रही है, वो है कि अनस्क्रूपलस एजेंट्स को वो क्लैंप डाउन करना चाहती है। इसका क्या मतलब? कि जो एजेंट्स यहाँ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, जो लोगों को एक झूठी ख्वाब बेचते हैं, उन पर भी थोड़ी सी वो पाबंदी लगाना चाहते हैं कि वो भी इमिग्रेशन का फ़ायदा ना उठा सकें। अगेन, होम ऑफिस के इल्म में आ गया है कि एजेंट्स इस पर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रूट्स पर, वर्क परमिट्स पर, और लोगों को लेके आ रहे हैं यहाँ झूठे तरीक़ों के साथ, या उनको एक ख्वाब दी जा रही है। उसको भी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इस पर भी थोड़ी सी वो पाबंदी लगाएं। और जो फोर्थ मेन जो उसने ऐलान किया है, वो ये है कि जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स के लिए, उसको वो रिव्यू करेंगी। अब हो सकता है इसको बढ़ा दे, हो सकता है इसको थोड़ा कम कर दे। अभी जो अगर आप देखें, जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए वो है 1334 पाउंड्स अगर आप लंदन में पढ़ते हैं, और अगर आप बाहर ऑफ लंदन पढ़ते हैं फिर है 1023 पाउंड। इसको भी वो रिव्यू करेंगे कि किस तरह उसको वो बढ़ाते हैं या कम करते हैं, उसका भी कोई होगा फैसला। ये है मेन जो प्रोपोजिशंस जो सुहेला ब्रेवरमैन ने ऐलान किए हैं। अगेन, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप सोच रहे हैं यहाँ आने के लिए एज ए स्टूडेंट, इन रूल्स को मद्देनज़र रख के ही आप अप्लाई करें। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं अगले साल आऊँगा, अगली इनटेक में, फॉर एग्जांपल इन द जनवरी 2024 आप इनटेक में, फिर ये न्यू रूल्स आप पर लागू होंगे और आपने इसका ख्याल रखना है। अगर आप यहाँ स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ाई छोड़ दी है, अगर आपका वीज़ा अभी वैलिड है फॉर एग्जांपल, लेकिन वो एक्सपायर हो रहा है अगले साल, बेहतर यही है कि आप फौरी तौर पर स्विच कर लें। एक और चीज़ जो मैं बात करना चाहता था,
अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि कामरान भाई आपके पास है कोई वर्क परमिट या आप जानते हैं कोई केयर होम को जहां हम अपना वीज़ा स्विच कर सकते हैं। और हमेशा मैं यही कहता हूँ, नो, मैं किसी को नहीं जानता, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें मैं आपको रिकमेंड करता हूँ और वो केयर होम कल बंद हो जाता है, आप आके मुझे गालियाँ निकालेंगे कि कामरान भाई आपने रिकमेंड किया था, हमारे पैसे तो ज़ाया गए। और अक्सर मैंने ये देखा है, फॉर एग्जांपल इन साउथ हॉल, बर्मिंघम, लंदन में मैंने बहुत ज़्यादा मैंने सुना है, मैंने देखा है जो केयर होम्स हैं उनके लाइसेंसेस रिवोक हो रहे हैं। क्यों? एक तो है वो आपको दे रहे हैं जॉब, कॉज इशू कर देते हैं, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं वो कहते हैं कि नहीं, आपके लिए जॉब नहीं है, आप घर बैठे। अब आप किस तरह अपना गुजारा कर सकते हैं? दूसरा जो मैं देख रहा हूँ कि अब जो गवर्नमेंट है वो अपने नेक्स्ट फेज पर आ गई है इन वर्क परमिट्स। वो क्या है कि वो अब जाके एम्प्लॉयज़ के पास जाती हैं और उनका वो चेकिंग कर रही है और वो देखती है कि यार आपने तो 3 लोग स्पॉन्सर किए हुए हैं, वो यहाँ काम ही नहीं कर रहे, फिर उनका लाइसेंस रिवोक हो रहा है। या अक्सर क्या हुआ है कि फॉर एग्जांपल एक कैश एंड कैरी है या कोई दुकान है, उसने स्पॉन्सर लाइसेंस ले लिया है और स्पॉन्सर लाइसेंस में उन्होंने लिखा था कि हमें ना मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। स्पॉन्सर लाइसेंस तो आपको मिल गया, अब जो बंदा आपने हायर किया उसको आप लेके आए एज ए मार्केटिंग मैनेजर या टेक स्पेशलिस्ट या जो भी, क्योंकि आपने वो क्राइटेरिया फिल करना था ना अंडर अपेंडिक्स स्किल्ड ऑक्यूपेशन। आप उस शख्स को यहाँ ले आए हैं, होम ऑफिस आती है अब चेकअप करने के लिए, वो देख रही है कि वो बंदा टिल पर काम कर रहा है, अगेन लाइसेंस रिवोक्ड। सो मैं बहुत ज़्यादा ये देख रहा हूँ अब लाइसेंस रिवोक भी हो रही है। सो इसलिए अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं, जहाँ भी से आप देखिए प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं यहाँ आने के लिए, मेक श्योर करें कि जो स्पॉन्सर है आपका, नंबर 1 वो जेन्युइन है। अगर उसके पास लाइसेंस है भी, उससे ये ज़रूर मुकर्रर कर लें कि वो उसने आपके लिए एक जॉब रखी हुई है जो आपको वो फुल टाइम रखेगा इस जॉब में फॉर द फुल 5 years। अगेन अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप स्विच करना चाहते हैं, अगेन आप भी मेक श्योर करें कि आपके लिए वो जॉब दस्तयाब है। अगर नहीं है, प्लीज़ डोंट स्विच, डोंट वेस्ट योर मनी। सो बहुत ही ये बात इंपॉर्टेंट है। 2-3 और अपडेट्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और वो हैं द इलीगल इमिग्रेशन बिल। रमज़ान से पहले मैंने एक शो किया था जहां मैंने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि गवर्नमेंट एक नया बिल लेके आना चाहती है जहां जो लोग यहाँ इलीगल आएंगे, जो आए हैं या इलीगल हो गए 7 मार्च के बाद, वो असाइलम नहीं क्लेम कर सकेंगे। इस पर काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज आई थी मेरे पास, और दोबारा मैं दोहरा देता हूँ कि कोई भी शख्स जिसने यूके एंटर किया था फ्रॉम 7 मार्च इलीगली थ्रू अबाउट, या वो लीगली एंटर हुआ था, उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है या वो ओवरस्टेयर हो गया है, उसको होम ऑफिस चाहती है आसानी से वो निकाल सके यूके से। और दूसरा वो कह रही है कि आप असाइलम नहीं क्लेम कर सकेंगे, और इसके लिए होम ऑफिस ने एक कैटेगरी सिस्टम बनाया है। 3 कैटेगरीज बनाई हैं। लिस्ट 1 में सारी यूरोपियन कंट्रीज आती हैं और उसके साथ साथ उन्होंने अल्बानिया को लगा दिया। सो फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्पेनिश नेशनल हैं, आप असाइलम क्लेम करना चाहते हैं या आपके पास यहाँ स्टेटस नहीं है, फॉर एग्जांपल आप अपने पासपोर्ट पर यहाँ आ जाते हैं, आप ब्रेक्सिट से पहले यहाँ नहीं आए थे, आप यहाँ पकड़े जाते हैं काम करते एंड आपके पास यहाँ कोई स्टेटस नहीं है, होम ऑफिस बड़ी आसानी के साथ आपको रिमूव कर सकेगी टू स्पेन, क्योंकि वो एक सेफ कंट्री है, इट्स अंडर लिस्ट 1, नो प्रॉब्लम, हम आपको रिमूव कर सकेंगे। अगेन अगर आप अल्बानिया से हैं, वो उस सूरत हाल में भी होम ऑफिस आपको रिमूव कर सकेगी। तो जो दूसरी कैटेगरी इन्होंने जो बनाई है, अगेन सारी यूरोपियन कंट्रीज, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ और ममालिक हैं जो उन्होंने इंक्लूड किए हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्राज़ील, इंडिया। अब इंडिया को भी इसमें लगा दिया। सो अगर आप एक इंडियन नेशनल हैं, आप एंटर हुए थे 10 मार्च को, 10 मार्च 2023, ये बिल अब पास हो जाता है, आप असाइलम क्लेम करते हैं, बड़े आसानी के साथ ये आपको रिमूव कर सकते हैं टू इंडिया। और जो थर्ड कैटेगरी है यहाँ इन्होंने लगाया हुआ है, ये वो कंट्रीज हैं जहां आपको वो रिमूव नहीं कर सकते, बट आपको रिमूव कर सकते हैं कोई भी कंट्री जो कैटेगरी 2 में है, जहां होम ऑफिस की एग्रीमेंट है उस कंट्री के साथ। सो फॉर एग्जाम्पल अब पाकिस्तान जो है वो है कैटेगरी 3 में, ओके। अब कैटेगरी 3 में आप असाइलम क्लेम करते हैं, आपको पकड़ा जाता है और फर्ज करें
रवांडा कैटेगरी 2 में है, या अल्बानिया या इंडिया कहती है कि यार एक पाकिस्तानी नेशनल को आप यहाँ भेज दें हमारे कंट्री में, हम इसको रख लेंगे, होम ऑफिस आपको वहाँ रिमूव कर सकती है, एंड इन थ्योरी ये पॉसिबल होगा। सो ये है जो नए रूल्स होम ऑफिस प्रपोज कर रही है। अब इसके साथ साथ जो सबसे वरीइंग बात, फिक्र वाली बात यह है कि अगर आप असाइलम क्लेम करेंगे भी, आपको अपील राइट नहीं मिलेगा। और होम ऑफिस क्या कह रही है कि आप 2 ग्राउंड्स में चैलेंज कर सकेंगे अगर होम ऑफिस आपके असाइलम क्लेम को सर्टिफाई कर देती है। और वो 2 रीजंस क्या है कि आपको खास नुकसान होगा या होम ऑफिस ने अपने फैसले में कोई गलती की है। अब ये तो गलती तो बहुत ही कम सर्कमस्टांसेस में होगी, जिस तरह एडमिन रिव्यू होता है। सो अगर आप अपील करेंगे इस नए लेजिस्लेशन में, आप फर्स्ट ग्राउंड पर अपील करेंगे कि खास नुकसान आपको होगा अगर आपको रिमूव किया जाएगा। अब आपने विद इन 7 डेज में होम ऑफिस को एविडेंस देनी होगी, पेश करनी होगी कि यार ये वजह है, आप मुझे प्लीज ना रिमूव करें टू रवांडा या जहां भी आप कह रहे हैं कि आप मुझे रिमूव करना चाहते हैं। होम ऑफिस के पास फिर होंगे 4 दिन जिसमें वो आपको जवाब देगी। उसके बाद होम ऑफिस आपको अपना फैसला देगी, और अगर वो कहती है कि नहीं आपको नुकसान नहीं होगा, फिर वो आपको रिमूव कर सकेगी। यहां अब आपको अपील राइट नहीं मिलेगा। यस दैट्स राइट, अपील राइट नहीं मिलेगा। जैसे अभी आप फॉर एग्जांपल आप एक पाकिस्तानी नेशनल हैं, आपको अपील राइट मिल जाता है ज्यादातर। इस नए स्कीम में आपको अपील राइट नहीं मिलेगा। आप पेपर्स में अपील करेंगे होम ऑफिस को विद इन 6 डेज, और जो अपर ट्राइब्यूनल का जो जज है वो उसको डिसाइड करेगा 22 डेज के अंदर, और वो भी पेपर्स पर होगा। और अगर वो डिसमिस कर देता है, फिर आप आगे नहीं जा सकेंगे फॉर एग्जांपल टू कोर्ट ऑफ अपील। दैट्स इट, आपके अपील राइट्स एग्जॉस्ट हो गए हैं और होम ऑफिस आपको रिमूव कर सकेगी। उसके साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल आप ट्रैफिकिंग का क्लेम जब दर्ज करते हैं, उसमें भी आपको ये प्रोविजंस अप्लाई होंगी। होम ऑफिस आपको बड़ी आसानी के साथ रिमूव कर सकेंगे अनलेस आप एक पब्लिक अथॉरिटी को असिस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल द पुलिस, फिर आपके लिए होगा कुछ थोड़ी सी प्रोविजंस। बट अगर आप वैसे क्लेम डाल देते हैं, वहां भी होम ऑफिस आपको बड़ी आसानी के साथ रिमूव कर सकेगी। यहां जो ये नई स्कीम आ रही है, इसमें एक प्रॉब्लम जरूर आती है। वो क्या है कि फॉर एग्जांपल आप एक पाकिस्तानी नेशनल हैं, आप डिटेन हो जाते हैं एंड होम ऑफिस ने पाकिस्तान को लिस्ट 3 में रखा हुआ है, ठीक है। सो आपको पाकिस्तान तो वो नहीं भेज सकेंगे। बट अगर फर्ज करें उनको कोई एग्रीमेंट नहीं मिलती किसी और कंट्री के साथ, फिर आप तो यहां फंसे हैं ना, आपको तो होम ऑफिस फिर निकाल भी नहीं सकती। फिर ये भी है कि एक हद तक जो माइग्रेशन नंबर्स हैं वो बढ़ भी सकते हैं। सो इसमें जो प्लान है जो होम ऑफिस का, इसमें एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ है कि ये भी हो सकता है कि ये नंबर्स बढ़ जाएं। अब ये जो बिल है, अभी तक इस पर हाउस ऑफ कॉमन्स में और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसमें डिबेट हुई है, और मई 10 में ये हुई थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सेकंड रीडिंग। और गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जहां उन्होंने इस बात को तस्लीम किया था कि ये जो नया बिल है ये एक हद तक डिस्क्रिमिनेट करता है मुख्तलिफ लोगों के साथ। फॉर एग्जांपल रिलीजन बेस के ऊपर भी ये डिस्क्रिमिनेट करता है, सेक्सुअलिटी बेस पर भी ये डिस्क्रिमिनेट करता है। क्योंकि फ़र्ज़ करें अगर कोई बंदा कहता है कि मैं हमजिन्स हूँ, मैं गे हूँ, बाइसेक्शुअल हूँ, और होम ऑफिस कहती है कि हम आपको रिमूव कर रहे हैं फॉर एग्जांपल टू रवांडा जहाँ हम जिन लोगों को राइट्स नहीं मिलते, फिर ये एक हद तक आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी है। बट गवर्नमेंट क्या कहती है कि नहीं, जब हम रिमूव करेंगे आपको, जो हमारे नुमाइंदे हैं इन ममालिक में, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी वो किस तरह इन केसेस को हैंडल करें। अब इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेज होगा कि इसकी 3rd रीडिंग होगी इस बिल की हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और फिर उसके बाद इस पर रॉयल असेंट दी जाएगी और ये बिल पास हो जाएगा। मोस्ट लाइकली ये बिल पास हो जाएगा। मेरी गुजारिश आप सब बहन भाइयों से ये है कि अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि प्लीज़ अपने आप को महफूज रखें
और वो किस तरह आप कर सकते हैं कि अपने सोलिसिटर के साथ इन टच रहें और एक एप्लीकेशन ज़रूर डालें। अब एक मेरा क्लाइंट था, यानी एक ट्रू स्टोरी आपके साथ मैं आज शेयर कर रहा हूँ। वो यहाँ आया जनवरी में स्टूडेंट वीज़े पर। फरवरी 1 एक माह बाद वो पकड़ा गया है, एक टेक अवे शॉप में वो काम कर रहा था। होम ऑफिस ने उसे सवाल जवाब किया, उनको पता लग गया कि ये बंदा पढ़ नहीं रहा, उन्होंने चेकअप्स किए और इसको होम ऑफिस ने डिटेंशन में डाल दिया। उसने एक सोलिसिटर को हायर किया बर्मिंघम में, कोई बात नहीं बनी। उसने मुझे हायर किया रमज़ान में। आज आके होम ऑफिस ने एग्री किया कि हम उसको रिलीज करेंगे। 4 माह वो डिटेंशन में रहा है। 2 दफ़ा होम ऑफिस ने उसकी फ़्लाइट बुक की थी, उसको वो वापस भेजना जा रही थी, लास्ट मिनट में वो कैंसिल हो गई। 4 माह वो अंदर है। एक और लड़का जिसने मेरे साथ कांटेक्ट किया है, वो भी पिछले 4-5 माह में 5 माह से वो अंदर है डिटेंशन में। इसलिए मैं ये देख रहा हूँ ट्रेंड, एक तो है होम ऑफिस ज़्यादा लोगों को अब डिटेन कर रही है, और दूसरा क्योंकि होम ऑफिस के पास बहुत ही नए पावर्स आ गए हैं, किसी को निकालना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इट्स बेटर टू प्रिवेंट अ कैलेमिटी बिफोर इट कम्स, और इसलिए आप अपने सोलिसिटर के साथ इन टच रहें और कम से कम एक एप्लीकेशन ज़रूर डाल दें। ठीक है, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपनी जो हिस्ट्री है उसको बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, अगर अल्लाह ना करे आपको डिटेन किया जाता है या आप होम ऑफिस से इनकाउंटर होते हैं, आप ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन गई हुई है, विच विल बी अ बैरियर टू रिमूवल, और वो आपको फिर डिटेन नहीं कर सकते। सो गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन टच विद योर सोलिसिटर। एक और अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता वो है लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर। जी हाँ, अब लॉन्ग रेजिडेंस है क्या कि अगर आप यहाँ 10 साल लगातार रह रहे हैं और आपके पास वैलिड वीज़ा था, आप ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं इनडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। इसमें नए चेंजेस आए हैं, और जो मेन चेंज जो होम ऑफिस लेके आई है, विच इज अगेन बैड न्यूज़, वो है कि अगर आप इमिग्रेशन बेल पर थे, वो जो पीरियड है आप लॉन्ग रेजिडेंस को में काउंट नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ आया था स्टूडेंट वीज़े पर, मेरा 3-4 साल स्टूडेंट वीज़ा चला, और उसके बाद टोइक की वजह से मेरा वीज़ा कर्टेल हो गया। 4-5 साल मेरे पास स्टेटस नहीं था, मैंने वो फैसले को चैलेंज किया और बाद में आके मैंने वीज़ा ले लिया। अब इस सूरत हाल में जो पुराने रूल्स थे, मैं आर्ग्यू कर सकता था, क्योंकि मेरे पास 4 साल वीज़ा था, 5-6 साल मैं रहा टेम्पररी इंडिपेंडेंट इमिग्रेशन बेल पर। जब मुझे 2.5 साल का वीज़ा मिल जाता था, मैं उसके बाद फौरी तौर पर अप्लाई कर सकता था लॉन्ग रेजिडेंस पर। अब जो नए रूल्स होम ऑफिस लेके आ रही है, चाहे आपने 5 साल, 6 साल, 7 साल भी गुजारे हैं लॉन्ग रेजिडेंस पर, आप वो टाइम पीरियड नहीं काउंट कर सकते टुवर्ड्स योर लॉफुल 10 years। और वो ज़्यादातर उन लोगों को अफेक्ट करता है जिन लोगों के खिलाफ टोइक का एलिगेशन था, बाद में उन्होंने अपील जीत ली और बाद में वो अप्लाई करते थे ILR के लिए, अब इस चीज़ का वो फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप अप्लाई करें अंडर लॉन्ग रेजिडेंस, मेक श्योर करें कि जो टाइम पीरियड है इमिग्रेशन बेल का, उसको आप इंक्लूड ना करें। दूसरा जो होम ऑफिस ने अपडेट किया है अपनी पॉलिसी में इन लॉन्ग रेजिडेंस, वो ये है कि अगर आप एक आउट ऑफ टाइम अपील दर्ज करते हैं, सो फॉर एग्जांपल विद इन आउट ऑफ 14 days आप उसको दर्ज करते हैं और बाद में होम ऑफिस उस अपील को एक्सेप्ट कर लेती है, आपकी जो 3C है वो दोबारा शुरू होगी फ्रॉम द टाइम जब आपने उस अपील को फाइल किया था, नॉट व्हेन द कोर्ट आपको इजाज़त ग्रांट करती है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपील दर्ज की है आज 5 days आउट ऑफ टाइम, वो 2 माह बाद होम ऑफिस उसको एक्सेप्ट करती है कि ठीक है हम इस अपील को एक्सेप्ट करते हैं। अगर मैंने आज उसको सबमिट की थी, आज से मेरी 3C दोबारा शुरू होगी। सो अगेन दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और जो आखिरी चीज़ होम ऑफिस ने अपने गाइडेंस में जो अपडेट की है कि अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड था और आप फॉर एग्जांपल आप वेट कर रहे थे डिसीजन के लिए एज ए EA नेशनल, दैट डज नॉट काउंट टुवर्ड्स 3C। सो फॉर एग्जांपल, मेरे पास स्टूडेंट वीज़ा था, वो एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने से पहले मैंने
मैरिज बेस के ऊपर एक यूरोपियन नेशनल के साथ एप्लीकेशन सबमिट की थी, 6 माह मैं वेट करता हूँ, वो रिफ्यूज़ हो जाता है, अपील पर जाता हूँ, साल उसमें लग जाता है। वो जो सारा टाइम पीरियड है वो 3C में काउंट नहीं होता। लेकिन उसमें एक चीज़ होम ऑफिस ने लिखी हुई है कि अगर आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, डिस्क्रिशनरी बेस पर होम ऑफिस आपको अंडर लॉन्ग रेजिडेंस वीज़ा दे सकती है आउटसाइड ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स, लेकिन उनके पास ये डिस्क्रेशन है। सो ये थी इस वीक की इमिग्रेशन अपडेट्स। एक दो और भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो है स्किल्ड वर्कर के ऊपर मैं शेयर करूंगा प्रोग्राम के दौरान, और दूसरी जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं इसके ऊपर, वो ये है कि अगर मैं अपने आप को स्पॉन्सर कर सकता हूं टू द यूके एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। इस पर बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आई हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन चंद कॉलर्स बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। सो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कमरान भाई, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ मेरी बहन, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं जो है ना, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी जी एक तो मेरे पेरेंट्स से रिलेटेड है, और एक जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग 2016 में यहाँ पे आए थे। मेरे हस्बैंड के पास स्पेनिश नेशनैलिटी है। ठीक है। तो पाकिस्तान में हमारा वो चल रहा था स्पेनिश पासपोर्ट्स के लिए बच्चों के लिए, लेकिन 2-3 साल हो गए थे अप्लाई किए हुए, तो फिर इधर का बन गया तो इधर हम आ गए। जैसे ठीक है। हम यहाँ पे आए तो हमें बाद में कॉल आई पाकिस्तान से कि आपके मतलब हाफ रेडी है या आप विजिट करें, तो हम आपसे मजीद बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कुछ। तो हम ओह, इतना 2-3 महीने आए हुए थे, तो हम जी दोबारा जी नहीं जा सके फिर उधर। ठीक है। तो अभी मुझे ये पूछना है कि ब्रेग्जिट के बाद चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, तो अभी मेरे और बच्चों के पास, मेरा एक बेटा 16 ईयर ओल्ड है, जी जी दूसरा 13 है, बेटी 11 ईयर ओल्ड है, ठीक और है। छोटा बेटा 2 साल का है, जिसके पास अभी उसके पास जो है ना यूके का पासपोर्ट है, ब्रिटिश जी जी पासपोर्ट है। ठीक है। लेकिन मेरे पास और बाकी 3 बच्चों के पास जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है और इंडेफिनिट है। ठीक है। तो मेरे हस्बैंड को अराउंड 10 ईयर्स हो गए यहाँ पे आए हुए। जी जी तो अभी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि इनके बच्चों के लिए ब्रिटिश नेशनैलिटीज होनी चाहिए, या किसके हम लिए? जो है वो बच्चों के लिए, और ज़्यादातर तो बच्चों के लिए है ना, क्योंकि अभी उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं, और जी जी तीनों जो है ना, एक तो 16 का है और ठीक है। बाकी 2 लेकिन छोटे वो हैं। तो उनको तभी मिलेगा ना जब वो 5 साल यहाँ गुजारेंगे यूके रेजिडेंस, फिर ही जाके उनको मिलेगा ना इंडेफिनेट, और फिर वो अप्लाई करेंगे पासपोर्ट के लिए। अ, तो अभी जब आप अप्लाई हमें करेंगी अपना, जी जी जब आप अपना अप्लाई जी जी करेंगी, 7 साल हो गए हैं। चाहे चाहे वो 7 साल हो गए हैं, उनकी एज कितनी है ओके। बच्चों की? बेटे की 16 है, अभी 17 का हो जाएगा नवंबर में। ठीक है। तो एक 13 और बेटी 11। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जहाँ तक आपके जो बच्चे हैं जो आपके साथ आए थे, चाहे उन्होंने 7 साल यहाँ गुजार लिए हैं, उनको तभी मिलेगा ब्रिटिश नेशनलिटी जब वो 5 साल यहाँ गुजार लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल उन्होंने 7 साल यहाँ गुजार लिए हैं आपके साथ, फिर आप उनकी अप्लाई करें इंडेफिनिट सेटल स्टेटस, और उसके बाद आप उनकी नेशनलिटी अप्लाई करते हैं। जब आप अपनी नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगी, आप उनकी नेशनलिटी के लिए भी फौरी तौर पर अप्लाई कर सकेंगी। सो ये क्वाइट क्लियर है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई कैसे हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ मेरे भाई, आप ठीक है? मैं भी ठीक ठाक। मैं मोहम्मद अफजल बात कर रहा हूँ ग्लासगो से। जी अफसर साहब। अच्छा, मेरा सवाल इस तरह है कि मैं आया था 2011 जुलाई में स्टूडेंट वीज़ा पर, ठीक है। और जो मेरा वीज़ा था वो 5 नवंबर 2013 में एक्सपायर होना था। ठीक है। फिर मेरी शादी हो गई जुलाई 2013 में, और मैंने जो पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगा हुआ था 5 सितंबर का ना, जी तो जी 3 सितंबर को अपना वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर दिया। ठीक है। पहले उन्होंने मुझे रिफ्यूज किया कि मैं कॉलेज नहीं गया था। 16 जुलाई को जो है ना मेरा कंटेल्ड कर दिया था, जो मुझे लेटर नहीं मिला था ना। ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि मुझे तो कोई लेटर नहीं मिला कि मेरा, उन्होंने कहा आप ओवरस्टे हो गए हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं कि आपको कंटेल कर दिया गया था।
जी जी तो मैंने उनको, मेरे लॉयर ने उनको भेजा कि मुझे कोई लेटर ही नहीं मिला था कंटेनमेंट का, तो आप इस एप्लीकेशन को कंसिडर करें विद इन उसके अंदर, वीजा के अंदर ना ओवर स्टे काउंट ना करें। जी जी ठीक है। पहले उन्होंने मुझे साइनों पे भी लगाया, होल्ड पे भी डाला, फिर जी जी उन्होंने मुझे जो है ना 3 महीनों के होल्ड पे करने के बाद उन्होंने मुझे टोटल 11 मंथ के बाद अक्टूबर में 2014 को वीजा दे दिया अंडर 10 ईयर रूट। या मैंने फिर दूसरी एप्लीकेशन भी अप्रूव हुई, तीसरी भी हुई, चौथी भी हो गई थी लास्ट ईयर ना स्पोर्ट वीजे की। या तो अब मेरा सवाल ये है कि मैं अब लॉन्ग रेजिडेंसी 10 ईयर की होती है वो अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर वेट करूँ इसको फिनिश होने का स्पाउस का, या वो अगर मैं करता हूँ तो वो रिफ्यूज कर देंगे अंडर ठीक है। लॉन्ग आप रेजिडेंसी। आपने अपनी सब्जेक्ट एक्सेस मंगवाई है? मंगवाई थी मैंने, बिल्कुल लास्ट ईयर मंगवाई थी। ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है जो टाइम पीरियड जब उन्होंने आपको वीज़ा ग्रांट किया 2014 में, उन्होंने क्या लिखा है कि आपके पास वैलिड स्टेटस था या नहीं? उन्होंने क्या लिखा है उसमें? उन्होंने वो जो केस वर्कर था उसमें उन्होंने लिखा था कि एक केस वर्क की कन्वर्सेशन में कि मे बी हमने रॉयल मेल के थ्रू पोस्ट किया था, मे बी आपको ना मिला हो तो हम आपकी एप्लीकेशन को विद इन द उसके अंदर काउंट कर लेते हैं, जो आपका वीजा था ना विद इन वैलिड में काउंट करके ना आपको दोबारा, क्योंकि उन्होंने अपील की राइट नहीं दिए थे पहले मुझे, या तो उन्होंने एप्लीकेशन दोबारा उन्होंने फॉरवर्ड की टेम्परेरी माइग्रेशन टीम को कि इसके या लिए दोबारा एप्लीकेशन को कंसीडर कर लो, रिकंसीडर कर इसको, शायद मे बी वो लॉस्ट हो गया रॉयल मेल के उसके अंदर। ठीक है। फिर उन्होंने वो जो मेरी वो थी वो उसके फिर थोड़े से डॉक्यूमेंट दोबारा मंगवाए, वो जो लीज थी घर ठीक है, की, मैं समझ गया। मैं एक देता दो। हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, इसमें है होम ऑफिस की पॉलिसी में कि अगर उन्होंने आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं सर्व किए, फिर उसमें आप थोड़ा सा आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपके लीव में ब्रेक नहीं हुआ। अब मैंने, क्योंकि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो सब्जेक्ट एक्सेस है, मैंने वो पढ़ी नहीं, मैंने उसमें तफसील में चेक नहीं किया, इसलिए मैं फॉर श्योर आपको नहीं कह सकता कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपने सॉलिसिटर के पास जाके एक दफ़ा उसको दिखा दें, या आप मुझे भी भेज सकते हैं, और फिर हम इसको वाजे कर सकते हैं कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर उन्होंने आपको इमिग्रेशन बेल पर रखा हुआ था, जैसे मैंने पहले अब अर्ज़ किया इस प्रोग्राम के स्टार्ट में, फिर तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड है नए रूल्स के तहत वो आप काउंट नहीं कर सकते, और होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कम भाई, जरा दो क्वेश्चन है, जरा तफसील से जवाब दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कोशिश करेंगे भाई जान, ट्राई हाँ जी करेंगे, सर। लेकिन आपको पता सर, है टाइम भी कम होता है, सो ट्राई करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, ये सिविल जजमेंट का केस, आपको अगर किसी ने ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना हो तो उसके खिलाफ हो, तो ये उसके प्रॉब्लम होती है, लाइक के कोई सिविल जजमेंट उसके खिलाफ आई हो तो उसको अफेक्ट और वो करता है। सिविल, दूसरा ये या जी जी, जो सिविल जजमेंट है वो है क्या क्या, क्या आपके खिलाफ है, ये बताएं। यही कि लैंडलॉर्ड के साथ डिस्प्यूट था, वो कोर्ट में गया, आपने पैसे नहीं प्रॉपर्टी दिए, उसको डिस्प्यूट। रेंट नहीं दिया? हाँ हाँ, वो फिर कितना सारा अमाउंट उसके था? चला गया, यही कोई 8-9 हज़ार रुपया। 8-9 हज़ार। और वो कब की बात है? ये कोई दो साल हो गए। ठीक है। और ये दूसरा मुझे बताएं, अमाउंट कितनी थी? यही कोई 8-10 हज़ार रुपये कोर्ट की फीस डाल के कुछ 10 बन गई, कुछ इस तरह। ये सारा वो खिलाफ चला गया था मैटर ना। सीसीजे आपके खिलाफ उन्होंने डाल दिया है, करेक्ट? जी जी, हाँ जी। ठीक है, दूसरा सवाल आपका। सर दूसरा तो आजकल बड़ा, आपको पता है, वो पाकिस्तान में जियो न्यूज में बड़ा आ रहा है कि इनको वर्कर की शॉर्टेज है, तो वो जो 100 कार्ड है यहाँ, तो वो निकालने को तुले हुए हैं बंदे। तो ये क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये क्या है? क्योंकि आप देखें कि बार्बर का भी उन्होंने उसमें डाला है, क्लीनर का भी, तो यहाँ पर इतना बंदा इलीगल है, वो कहाँ पे जाएगा? ठीक है, बस यही है। जी, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपके खिलाफ एक सीसीजे है, अमूमन होम ऑफिस आपके नेशनलिटी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ नहीं करेगी। अगर आपके ख़िलाफ़ 2, 3 या 4 हैं, फिर होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर सकती है। लेकिन एक अगर आपके ख़िलाफ़ हो गया और आप उसको एक रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, गाइडेंस होम ऑफिस की ये कहती है आपकी जो एप्लीकेशन है होम ऑफिस उसको रिफ्यूज़ नहीं करेगी। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं,
आप ज़रूर कर सकते हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आप न्यूज़ पर देखते हैं कि वर्क परमिट्स खुले हैं, होम ऑफिस चाहती है कि लोग बाहर से आ जाएं। मेरा ख्याल है कि आपने प्रोग्राम का स्टार्ट नहीं देखा, जहां मैंने सबको एक्सप्लेन किया था कि होम ऑफिस नेट माइग्रेशन को कम करना चाहती है। ये जो न्यूज़ आती है ना हमारे न्यूज़ चैनल्स पर, पाकिस्तानी इंडियन न्यूज़ चैनल्स, ये वैसे शोर होता है, किताबी बातें होती हैं कि ये रूल्स ये कहते हैं, आप ये कर सकते हैं, बट जो रियलिटी, जो हकीकत है वो कुछ और होती है। अगर फॉर एग्जांपल वर्क परमिट्स खुले भी हैं, वो हैं जेन्युइन बिजनेसेस के लिए, जेन्युइन एप्लेट्स के लिए। अभी जो मैं देख रहा हूँ हमारी कम्युनिटी पे ख़ास तौर कि आपको वीज़ा दिया जा रहा है, आपसे वो पैसे मांगे जा रहे हैं 20-30,000 पाउंड, आप यहाँ आते हैं, आपको जॉब नहीं दी जा रही, और जो ये अक्सर कंपनीज हैं ये इनके लाइसेंसेस रिवोक हो रहे हैं, आपके पैसे ज़ाया जा रहे हैं। आप खाली पैसे दे रहे हैं एंट्री के लिए, वो भी उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, और होम ऑफिस को भी इस बात का इल्म हो गया है कि लोग इस तरह कर रहे हैं। इसलिए मेरी आप सबसे एडवाइस ये होगी, अगर आपके पास एक जेन्युइन एम्प्लॉयर नहीं है, या आपका जो मकसद यहाँ काम करने के लिए नहीं है, आप यहाँ आना चाहते हैं वैसे रहने के लिए, फिर आप प्लीज़ ये रूट को ना इस्तेमाल करें, आपके पैसे ज़ाया जाएंगे। हमने लास्ट ईयर भी देखा कि जब ये चैरिटी वीज़ा आया था, सब ने सोशल मीडिया पर, सोलिसिटर्स ने, कंसल्टेंट्स ने, लोगों ने ये वीडियोस लगा दिए, चैरिटी वीज़ा, नो आइल्ट्स, आप आ सकते हैं यहाँ, आप यहाँ काम कर सकेंगे। कितने लोग यहाँ आए? आप मुझे बताएं, कितने लोग यहाँ आए? कितने वीडियोस आपने देखे हैं कि कोई बंदा कह रहा है कि जी मुझे चैरिटी वीज़ा मिल गया? कितनी चैरिटीज़ ने लोगों को स्पॉन्सर किया? मेरे ख्याल में एक बंदा भी नहीं आया होगा इस वीज़े पर। लेकिन ये किताबी बातें हैं, अच्छी लगती हैं जब कोई सोलिसिटर, कोई बंदा वीडियो में बना के ना आपको कह देता है। वो क्या चाहते हैं कि आप आएँ सोलिसिटर के पास या कंसल्टेंट के पास, उसको कंसल्टेंसी फ़ी दें 40, 50, 60 पाउंड, वो 10 लोगों को मिलते हैं एक दिन में, उनके 600 पाउंड बन गए। पैसे तो आपके ज़ाया जाते हैं ना। फिर हम जाते हैं 2 साल पहले, जो ज़म्ब्रानो लेगेसी स्कीम थी, उसका आपको याद होगा कि वो शोर मच गया था कि सोशल मीडिया पर कि जी अगर आपके ब्रिटिश बच्चे हैं और आपने उनकी परवरिश की है पिछले 5 साल, आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि जो कंसल्टेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनकी जेब बढ़ गई। मैंने एक फर्म के पास में गया था, वहाँ 40-50 लोग बाहर वेट कर रहे थे क्यू में, और उन्होंने 2 सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए थे। लेकिन जब दूसरा फैसला आया कोर्ट ऑफ अपील से, व्हाट हैपेंड? उन्होंने केस डिसमिस कर दिया और एक शख्स को वो वीज़ा नहीं मिला। देयर यू गो। इसलिए मैं आप सबसे अर्ज करता हूँ कि रियलिटी को देखा करें। ठीक है, रूल्स ये कहते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है? लोगों को वीज़ा मिलेगा या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, विजिट वीज़ा देख लें, 96 या 100 पाउंड फीस, नो इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट, नो TB टेस्ट रिक्वायरमेंट, नो फंड्स रिक्वायरमेंट, और आपने खाली 100 पाउंड देने, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको वीज़ा मिलना चाहिए। रूल्स तो ये कहते हैं, लेकिन इन रियलिटी कितने लोगों को वो वीज़ा मिलता है? ये मत समझे कि बस अगर रूल्स आ गए बस हमें वीज़ा मिल जाना है। होम ऑफिस भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अब आते हैं इनोवेटर वीज़े पर। अब इस पर काफ़ी शोर हो रहा है कि जी एक नया वीज़ा आ गया है, आपको अब 50,000 पाउंड की इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यस, ठीक है, नए रूल्स आ गए हैं इसके ऊपर कि आप अब 50,000 पाउंड आपको ज़रूरत नहीं है इनोवेटर वीज़े की, बट आपको इंडोर्समेंट चाहिए इंडोर्सिंग बॉडी से। अब 4 इंडोर्समेंट बॉडीज़ है, आपने उनको बिजनेस प्लान पेश करना है, और फिर ही जाके अगर वो मुतमईन होते हैं कि ठीक है ये जेन्युइन बिजनेस है, फिर ही जाके आपको वो वीज़ा देंगे। अब मज़े वाली बात आपको बताता हूँ, राइट, कि स्टार्टअप इनोवेटर वीज़ा, इनके वीडियोस मैंने देखे थे, खुद मैंने देखे थे। एजेंट्स, प्रोफेशनल्स यूट्यूब पर, टिकटॉक पर कह रहे थे कि हम डन बेसिस पर आपको वीज़ा देंगे। हुआ ये था, स्टार्टअप वीज़ा के लिए 50-100 इंडोर्सिंग बॉडीज़ थी, उनके साथ आप रब्ता करते थे, वो थोड़े से पैसे लेके आपको वो इंडोर्समेंट दे देते थे, ठीक है।
और ये शोर मच गया पूरे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर कि बस डन बेसिस पर आपको ये वीज़ा मिल सकता है 2 years का या 5 years का इनोवेटर पर। अब ये देखें फैक्ट्स, राइट, इन 2022 इनोवेटर वीज़े में खाली 299 लोगों को ये वीज़ा मिला है। The whole of the world, 299 people got visa on the innovator visa. So अभी आप देखें ये कितना मुश्किल वीज़ा है इसमें हासिल करना। बट अगेन आपको ये ख्वाब दी जाएगी कि बस जी आप बस अप्लाई करें, बिजनेस प्लान हम तैयार कर देंगे, 5-6 हज़ार पाउंड में आपको वीज़ा मिल जाना है। इट्स नॉट दैट ईजी। सो प्लीज़ अगेन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले एक अच्छे से सोलिसिटर के पास जाके ज़रूर डिस्कस कर लें। अब बात आती है हमारी इनोवेटर वीज़े पर। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि इसमें जो नए चेंजेस आए हैं, आपको 50,000 पाउंड इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके बिजनेस प्लान में लिखा हुआ है कि आप इन्वेस्ट करेंगे, फिर आपको इन्वेस्टमेंट फंड्स दिखाने होंगे। इसमें जो मेन नया चेंज आया है, अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, अगेन विच इज़ वेरी हार्ड, आप दूसरी जॉब कर सकते हैं। पहले क्या होता था, अगर आपको इनोवेटर वीज़ा मिल जाता था, आप सेकंड जॉब नहीं कर सकते थे। स्टार्टअप वीज़ा पर आप कर सकते थे, उस रूट को उन्होंने बंद कर दिया सेकंड जॉब, लेकिन इनोवेटर पर आप नहीं कर सकते थे। बट नाउ अंडर द न्यू रूल्स, अंडर द इनोवेटर यू कैन डू अ सेकंड जॉब। अब यहाँ जो एक प्रॉब्लम आती है, मैं वीडियोस देख रहा था, राइट, कि इट्स इजी टू गेट, 3 साल बाद आपको ILR मिल जाना है। पहली बात तो मैंने आपको ये समझा दी कि हासिल करना ये वीज़ा मुश्किल है, बट अगर फर्ज करें मिल भी गया आपको, राइट, ILR के रिक्वायरमेंट्स देखें। टू गेट ILR आपने या तो 50,000 पाउंड इन्वेस्ट करना है, या आपने 10 फुल टाइम जॉब्स क्रिएट करनी है, या आपने 5 फुल टाइम जॉब्स क्रिएट करनी है विद अ 25K सैलरी। सो ये इतना पैसा आप कहां से लेके आएंगे? इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइस। सो प्लीज कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले अगेन मैं अर्ज करता हूं, प्लीज सोलिसिटर को जरूर कंसल्ट कर लें। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। ओके, थैंक यू। कामरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शुक्रिया सलाम। कॉल लेने। नहीं, माय प्लेजर। आप क्या हाल चाल, ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। कामरान भाई, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं बेसिकली यूके में बेस्ड हूँ, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हूँ, और जी अपने पेरेंट्स को विजिट पे इनवाइट करना चाहता हूँ जी यूके। ठीक है। क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसकी बर्थ होने वाली है, तो हमें मदद चाहिए। जो मेरे पेरेंट्स हैं पाकिस्तान में, उनके पास सिर्फ रेंटल इनकम है, और कंबाइंड बेसिस पे तकरीबन अपने खर्चे निकाल के 200 पाउंड वो बचा लेते हैं हर महीने के। और जो उनकी एक्यूमुलेटेड सेविंग्स हैं वो तकरीबन 5,000 पाउंड हैं। Okay. तो मेरा सवाल ये था कि क्या ये सफिशिएंट है अगर मैं इस केस में डालूं। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैं 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहता हूं, तो क्या मैं अपनी एप्लीकेशन में ये डालूं कि वो मेरे पास रहेंगे, या मैं होटल बुकिंग्स वगैरह अटैच करनी पड़ेंगी सब्सटेंशिएट करने के लिए। और सॉरी, आखिरी सवाल, क्या इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन डालूं कि वो खुद आना चाह रहे हैं, या स्पॉन्सर डालूं? आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनके पास रेंटल इनकम है और उसके साथ साथ 200 पाउंड्स इनकम उनकी आती है महीने की, और थोड़े पास उनके पास सेविंग्स भी हैं, आई वुड एक्सपेक्ट दैट टू बी सफिशिएंट जनरली। क्योंकि अगर आप विजिट वीज़े के रूल्स देखें, उसमें कोई ऐसी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास 10,000 20,000 पाउंड होने चाहिए। मेन चीज़ जो होम ऑफिस देखना चाहती है कि आपके पास टाइज हैं कि आप वापस जाएंगे। आपका ये मेन मकसद यहाँ ये नहीं है कि आप यहाँ रहना चाहते हैं। सो अगर आपके पेरेंट्स के पास ये इनकम आ रही है, रेंटल इनकम भी है, अपना घर भी है, सेविंग्स भी हैं, फिर ज़रूर वो ये दिखा सकते हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि आप एक 1 बेडरूम घर में रहते हैं, आप अपने पेरेंट्स को अकोमोडेशन दे सकते हैं या नहीं। अगर आपके घर में एक लिविंग रूम है, उसको भी आप अकोमोडेशन बना सकते हैं, फिर उसमें 2 कमरे आ जाते हैं, फिर ज़रूर आप अपने पेरेंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। जो तीसरा सवाल था आपका कि पेरेंट्स को इंडिपेंडेंटली अप्लाई करना चाहिए, आपको स्पॉन्सर करना चाहिए, आई वुड से डेफिनेटली गो अंडर द लैटर रूट, विच इज़ कि आपको स्पॉन्सर करना चाहिए। उसकी वजह कि केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और वैसे ही उनको विजिट वीज़ा पर डिक्लेयर तो करना ही होगा कि हमारे जो मायसान जो यहाँ रहते हैं, हमारे साहबजादे वो यहाँ रहते हैं और उसको हम मिलना चाहते हैं। सो बेहतर यही है कि आप ही उनको स्पॉन्सर करें, और जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के प्रूफ्स, लेटर्स वगैरह वो भी साथ लगा दें। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि होम ऑफिस उनको वीज़ा ग्रांट कर देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी कमरान भाई, अदील बात कर रहा हूँ, क्या हाल है, ठीक है आप? जी शुक्र अल्लाह का मेरे भाई, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र आपकी ज़ात का। अच्छा कमरान भाई, मेरे एक दो सवाल हैं। जी जी। अच्छा, पहला सवाल ये है कमरान भाई कि जो आपने पहले इंट्रोडक्शन में बताया सारा असालम के बारे में, जो नए कानून आ रहे हैं, वो जिनका असालम केस पेंडिंग है 2-2.5 साल से, उन पे भी लागू होंगे? नहीं, और जो लोग 7 मार्च से एंटर हुए हैं। ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा कमरान भाई ये है कि मेरा असालम केस पेंडिंग है तकरीबन 2.5 साल से। जी तो जी मेरा ARC कार्ड एक्सपायर्ड हो गया था, जी तो जी। मेरे वकील ने मेरे लिए राइट टू वर्क अप्लाई किया है, तो उसके लिए मुझे ARC कार्ड सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा या वो नया ARC कार्ड ही भेज देंगे उसके साथ ही? ठीक है, मैं देता हूं आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपने जब उसने अप्लाई किया आपके ARC कार्ड के लिए, अगर उसने वर्क परमिशन की रिक्वेस्ट नहीं की, फिर तो वो ARC कार्ड में वर्क की परमिशन नहीं होगी। सो बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप उनको दरख्वास्त कर दें। होम ऑफिस का उनका एक ईमेल एड्रेस है, वहाँ आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं और फिर वो आपको काम की इजाज़त दे देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव होने, सॉरी आप लाइव होने रहे जी, फरमाइए। जी जी कामरान सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी शुक्र अल्लाह का मेरे भाई। अच्छा सर, मैंने ना विजिट वीजा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था। जी मेरी जी जो मदर है वो विजिट वीजा अप्लाई करना चाह रही हैं, बल्कि ठीक अप्लाई है कर दिया है, बस मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए थी। मेरा ब्रदर यूके में होता है एज अ स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है लेकिन जो मेरे फादर है वो यूके में एज एन असाइलम सीकर है ठीक है। राइट नाउ। तो राइट जो वीजा एप्लीकेशन है उसमें जो फादर का स्टेटस वगैरह शो करना जरूरी है, सिंस वो 11 ईयर्स से बाहर ही हैं। तो ठीक है। एक तो वो चीज है, और दूसरा ये है कि मेरी मदर 2009 में एज अ डिपेंडेंट यूके जा चुकी है, ठीक है, जी जी। लेकिन वो मैंने किसकी एप्लीकेशन में डिपेंडेंट थी? मेंशन नहीं। वो डिपेंडेंट इस तरह थी, मेरे जो चाचू हैं वो यूके गए थे, उनकी अपनी वाइफ के साथ टर्म्स अच्छे नहीं थे और उन्होंने मेरी मदर को अपनी वाइफ शो बना के, करके ठीक है लेट फॉर। ठीक है ठीक है। सो अभी आप उसका सवाल हाँ क्या जी, पूछना चाहते हैं? मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि क्या ये पुराना जो विजिट था उसमें विजिट वीजा में क्वेश्चन होता है कि हैव यू बीन टू यूके इन द लास्ट 10 डेफिनेटली। इयर्स? हाँ, उसका तो मैंने नो कर दिया। मैंने पिछले वीजा को इसमें जिक्र नहीं किया बिकॉज आई थॉट दैट इट वुड बी, अभी उन्होंने मुश्किल फिंगरप्रिंट्स हो कर जाएगा। लिए हैं अपने, या अभी करने हैं? अभी अभी नहीं किए, मंडे को उन्होंने करने हैं, तो मैं ठीक है। यही मुझे मैं जी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस एप्लीकेशन को आप विड्रॉ कर दें, ठीक है। ठीक है, और जो हकीकत है वो बताएं। मतलब कि आपकी वाइफ की रिलेशनशिप थी पहले किसी सुनो, वाइफ सॉरी, आपकी मदर किसी उनकी शादी जी किसी जी और शख्स के साथ थी, वो डिवोर्स हो गई फॉर एग्जांपल, एंड अगर वो डिवोर्स हो गई उसकी एविडेंस लगा दें। एंड अगर फ़र्ज़ करें, ठीक है, मैं आपको देता हूँ, मैं इसको तफसील में देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मेन चीज़ ये मैं ये कहना चाहता हूँ आपको प्लीज़ कि क्योंकि आपने सही फैक्ट्स नहीं डिक्लेयर किए होम ऑफिस को, आप ये एप्लीकेशन को परस्यू ना करें, क्योंकि अगर होम ऑफिस को पता लग जाता है कि पहले आपने अप्लाई किया था, विच इज़ अ वेरी हाई चांस आपकी मदर के ऊपर वो 10 ईयर्स का बैन लगा देंगे। सो बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आपकी मदर डिक्लेयर कर दे कि पहले इनकी शादी किसी और शख्स के साथ थी, फॉर एग्जांपल अगर डिवोर्स हो गई है, वो ये एविडेंस लगा सकती हैं। एंड जहाँ तक बात आपने बताई कि आपके जो इनके जो अभी दूसरे शोहर है वो यहाँ यूके में रहते हैं, एज अ लीगल प्रैक्टिशनर मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना कि ये भी आपको डिक्लेयर करना चाहिए कि अगर होम ऑफिस को ये पता लग जाता है, अगेन आपके एप्लीकेशन मदर की एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देंगे और 10 ईयर का बैन लगा देंगे। बेस्ट चीज़ ये होगी, मैं आपके रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर किसी यूके सोलिसिटर के साथ आप एक दफ़ा कंसल्ट कर लें, वो आपकी मदर की हिस्ट्री को गो थ्रू कर सकता है, देख सकता है कि आपने कौन सी एप्लीकेशन डाली, पहले क्या क्या फैक्ट्स आपने डिक्लेयर किए, अभी आपने क्या फैक्ट्स डिक्लेयर किए हैं, और वो सही तरह आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि आपको किस तरह ये एप्लीकेशन टैकल करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन था मेरी वाइफ के रिलेटेड। आज हम वो डॉक्टर स्किल वर्कर भी थे हेल्थ केयर, राइट, तो वीजा एक्सपायर हो रहा है 14 अगस्त को दिस ईयर, ठीक है, तो 3 रह गए। जी जी, इसको ट्रस्ट ने नया कॉस्ट लेटर इशू किया है, ठीक है, यस्टरडे को।
ठीक तो है। मैंने पूछा था आपकी वाइफ को कितने अब साल हम हो गए यहाँ? सॉरी, आपकी वाइफ को ये हेल्थ केयर वीजे पर कितना अरसा हो गया? साल है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर, ठीक है। सो अभी एक नए ट्रस्ट ने उनको कॉज दिया है, ठीक है। सेम ट्रस्ट ने, सेम ट्रस्ट ने, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 साल की। जी जी। एक्सपायर हो रहा है 14 अगस्त को, जो कॉस्ट स्टार्ट डेट है वो 15 अगस्त की लिखी हुई है। को एक्सटेंशन हम आज ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर 60 डेज का वेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। 100% मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, लेकिन अगर उन्होंने उनको नया कॉज दे दिया है फिर फौरी तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं और उसको वो अपडेट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कामरान भाई कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह के भाई, आप ठीक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कामरान भाई एक क्वेश्चन है कि मेरे पास ना 10 ईयर फैमिली रूट वीजा है प्राइवेट लाइफ पे। ठीक है। तो मेरा टोइक का मसला भी रहा है 9-8-10 ईयर्स अगो। तो पूछना था कि अगर इन केस मेरी सेपरेशन होती है और मैं चाइल्ड कॉन्टेक्ट लेता हूँ बच्चे का, मेरा बच्चा ब्रिटिश है, तो जी जी वो उसकी बेस पे मैं 5 ईयर्स पे अप्लाई कर सकता हूँ ILR? ठीक है। मुझे 10 ईयर्स पूरे करने पड़ेंगे और वो चाइल्ड कॉन्टेक्ट कोर्ट से लेना पड़ेगा या कि कोई अगर आपस में एग्रीमेंट हो जाए हस्बैंड वाइफ का? जो टोइक का मसला है वो कब हुआ था? 2012-13 की बात है। और होम ऑफिस ने कभी उसको रेज किया या नहीं किया एप्लीकेशन में? जी मैं कोर्ट वगैरह जाता रहा हूँ। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर पहले आप कोर्ट जा चुके हैं और आपको वीज़ा मिल गया उसके बाद, फॉर एग्जांपल चाइल्ड बेस के ऊपर या फैमिली लाइफ के ऊपर, और अब आपकी रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो जाती है, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं पेरेंट रूट के ऊपर। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। सो यू कैन अप्लाई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो 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 हेलो, यू लाइव होने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मेरे भाई? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। कामरान भाई, तकवीम फिंडन से। हाउ यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम देख रहा था। अच्छा। तो एक क्वेश्चन आया था वो ग्लासगो वाले भाई का 10 ईयर रूट पे, उस पे जरा दोबारा से रोशनी डालेंगे प्लीज। वो सवाल क्या था? मैं तो भूल गया हूँ ऑलरेडी। वो 10 ईयर रूट पे थे ना भाई, जिन्होंने लॉन्ग रेजिडेंसी पे ILR डालना था। या तो नहीं देखें, उनका था कि जो है ना रिफ्यूजल, उनका वो डिलीवर नहीं हुआ, राइट? उसके बाद ये फॉर एग्जांपल रिपोर्टिंग पर गए या 3-4 माह ये होम ऑफिस के साथ बहस करते गए और उसके बाद होम ऑफिस ने इनको वीज़ा दे दिया। अब जो मेन चीज़ हमने ये देखनी है कि होम ऑफिस ने किस तरह इस केस को टैकल किया। आपके केस में ये मसला नहीं है। अच्छा। वो आपने कहा था ना कि नया रूल कोई आ गया, तो मैं नया रूल वो ये आया है तकवीम कि नया रूल जो वो आया है वो ये है कि अगर आपने कोई भी टाइम इमिग्रेशन बेल पर गुजारा है ना, इमिग्रेशन बेल पर, जी ठीक है, आपके पास स्टेटस नहीं था, राइट, फॉर एग्जांपल फॉर 2 साल के लिए आप इमिग्रेशन बेल पर थे और बाद में आपको वीजा मिल जाता है। जो 2 साल आप इमिग्रेशन बेल पर थे ना, पहले क्या होता था, उस टाइम पीरियड को आप काउंट कर सकते थे। अच्छा। अब वो नहीं कर सकते। लेकिन आपके केस में इस तरह तो है ही नहीं है, ठीक है ना। होम ऑफिस ने आपके जो अपील थी वो विड्रॉ कर दी और फिर अगर होम ऑफिस के जो अभी रूल्स देखें उसमें वो साफ लिखा हुआ है कि अगर हम इस डिसीजन को विड्रॉ करते आपकी 3C रीइंस्टेट हो जाती है। सो ठीक है ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, सही है। तो बस जस्ट टू लेट यू नो दैट के यू रेडी। ठीक है, सही है। मैं बस आपको बताना चाहता था कि 45 डेज का आपने टाइम दिया था। जी। तो वो इंशाल्लाह ये 28-29 को खत्म हो जाएंगे। तो मैं मंडे को इंशाल्लाह आपको कॉल करके ना। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपको इंडेफिनिट मिल जाता है लॉन्ग रेजिडेंस पर, फिर वीडियो लगाएंगे फेसबुक पर या नहीं? वीडियो आपके साथ बनाएंगे जनाब। ठीक है जी, देख ले जी, सारे आपने सुन लिया है। इनकी एप्लीकेशन हमने करनी है तकवीम की 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंस पर नए रूल्स लेके,
और इंशाल्लाह जब मिलेगा ILR ये हम शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है ना? I've said it here first. इंशाल्लाह बिल्कुल, इंशाल्लाह, all the best. अस्सलाम वालेकुम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा। थैंक यू तकवीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के प्रोग्राम के लिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। अब देखें, इस प्रोग्राम में जितनी अपडेट्स हमने दी हैं और जितनी तफसीलात में हमने आपको जवाब दिए हैं, मेरे ख्याल में आपको कहीं और ये नहीं मिलती है इन्फॉर्मेशन। सो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप इस प्रोग्राम को शेयर करें और लाइक करें और थोड़े से कमेंट्स भी डाल दिया करें यूट्यूब में, उसमें भी बड़ी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते 6 to 7 सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक पर। जो बहन भाई हमेशा मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम कैसे मिल सकते हैं? यू कैन गो ऑनलाइन टू www.kamranandcosolicitors.com। वहाँ भी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या आप फ़ोन के ज़रिए भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर है 07818 So I repeat that, 07818 हमारा ऑफिस एड्रेस है 139 Cranbrook Road, Ilford, Essex, IG1 4PU, 2 मिनट इल्फर्ड स्टेशन के बाहर हमारा ऑफिस है। सो आप हमें मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।